नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार बन रही है और इस चुनाव में महागठबंधन ने बहुत उम्मीदें की थी, लेकिन उसे जोर सा झटका लगा है। ये झटका केवल बिहार में महसूस नहीं किया जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष की राजनीति भी प्रभावित होने वाली है। इस चुनाव में लेफ्ट की राजनीति को भी झटका लगा है, क्योंकि सीपीआई एमएल जो पिछले चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन जिसने किया था, एक जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, इस बार उसका प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है। तो ये सारी चीजें जो बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई थी, जो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने वाली थी, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीआईएमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य। आइए उनसे बात करते हैं। दीपंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये क्यों हुआ? आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? इतना क्या आपने इस तरह की उम्मीद की थी कि कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्यों हुआ, मतलब कैसे, किसी ने नहीं सोचा था। बिहार में मेरे ख्याल से यहाँ तक कि एनडीए वालों ने भी नहीं सोचा। अगर सोचे रहते अब तो इतनी बड़ी जीत, तब तो आपको सड़क पर जश्न दिखता। नहीं, कुछ नहीं है, सन्नाटा है। इसलिए चौंकाने वाला है बिहार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, हम सबके लिए। अगर बहुत कंजर्वेटिव बेस में तो मान लीजिए, मान ले सकते थे कि चलो ठीक है, ये पलड़ा थोड़ा भारी है, सरकार उसकी बन जाए। थोड़े वोट जैसा वो 2020 में पीछे थे, उसी तरह से पीछे रह जाए 125, 30, 35। लेकिन ये 200 से ऊपर, तो एक तरह से 2010 का उसका पूरा दोहराव हो गया। तो 2010 में जो रिजल्ट था उस समय वो बात समझ में आई थी, लेकिन 15 साल बाद जब ये सरकार एक तरीके से अपना लोएस्ट पॉइंट पर है, सरकार से किसी की कोई उम्मीद ही नहीं थी, चीजें बिल्कुल ठहर सी गई थी। अपराध चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, हर तबका आंदोलन में सरकार के खिलाफ, जो जिसका 2010-20 के चुनाव में रिफ्लेक्शन देखा, 24 के चुनाव में भी, यहाँ तक कि 3-4 महीने पहले तक पटना की सड़कों पर लगातार वैसे में ये परिणाम तो बिल्कुल किसी के लिए भी प्रश्न नहीं है। क्या चाहती है बिहार की जनता इस तरह का मैंडेट देकर? मुझे नहीं लगता बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया। ये कुल मिलाकर के रिजल्ट सामने आया, इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अननेचुरल, एक तरीके से चुनाव था बेमिसाल। ऐसे चुनाव चुनाव से पहले SIR, चुनाव से पहले 30-4 करोड़ रुपए कोई सरकार 5 साल से खर्च नहीं कर रही। ये ना पेंशन में 1 पैसे का इजाफा हुआ था, ना आशा की स्ट्राइक के बाद जो समझौता हुआ था मानदेय बढ़ाने, उस समझौते पर भी अमल हुआ था, कुछ नहीं हुआ। और अचानक वो सरकार चुनाव से पहले घोषणा करने लगी और 30,000 करोड़ रुपए 3 करोड़ लोगों के बीच में। तो ये तो मेरे ख्याल से एक उसी का परिणाम है। SIR एक विधानसभा में कुछ में तो 25,000 वोटर इधर नाम किसी के काटे गए, कोई नाम में लास्ट मोमेंट पे किसी का नाम जोड़ा। तो कुल मिलाकर के काफी है एक चुनाव और परिणाम को प्रभावित करने के। तो कुछ लोग भी कह रहे थे कि रोबोटिक सर्जरी है, एक तरीके से ऐसे सर्जिकल प्रिसिजन के साथ ये हुआ है। तो इसको समझना सच में कठिन था। असर दिख रहा है, ऐसे जो महिलाओं के बीच में बांटे गए उसका भी असर दिख रहा है। जो अदानी को मुफ्त में जमीन दी गई उसका भी शायद दिखा। इतना पैसा जो सरकारी पैसे बांटे वो अलग है, लेकिन चुनाव में पैसे बटे उसका भी कोई पैसा कहां से है। चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है और चिंतित करने वाला है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं रहेगा तो वन पार्टी पूरे देश में लागू हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा बहेगा या बंगाल की ओर, ये उल्टी गंगा डेमोक्रेसी में, तो सक्रिय चिंता की बात। जो एनालिसिस दिए जा रहे हैं उनमें से एक तो आपने बताया कि जो पैसे बांटे बड़े पैमाने पर, और खासतौर से महिलाओं को जो पैसे दिए गए चुनाव के बीच में भी, उसका असर हुआ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन का कोएलिशन था उसका बेस ही कमजोर था, यानी चुनाव शुरू होने के पहले ही
एनडीए 5% आगे था क्योंकि चिराग पासवान लौट आए थे। वो जो फर्क था उसमें महागठबंधन उसको पाट नहीं पाया। मेरे ख्याल से देखिए स्ट्रक्चरली लोग कुछ कहते हैं कि कम था, लेकिन कोई स्ट्रक्चर तो हमेशा ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए इस चुनाव में महागठबंधन पे विस्तार हुआ, 2 नई पार्टियां हैं, उससे हम लोग की उम्मीद थी और एक हद तक दिखा भी। उत्तर बिहार में हमारा कमजोर कड़ी था, तो वहाँ एक सामाजिक आधार में भी विस्तार हुआ। दूसरा, इसमें जो अगर सामाजिक आधार की बात करें तो फिक्स नहीं है। अभी जैसे अगर महिलाओं में इतनी नाराजगी थी, इस नाराजगी को बांटने के लिए हमें पैसे, तो महिलाएं कभी भी सरकार के खिलाफ अगर जाए तो वो आपके कास्ट इक्वेशन को तोड़ दें। उसी तरह से नौजवान लाठी खा रहे थे और नारे लगा रहे थे कि इसमें चलवाई लाठी नौजवान क्या है, जाति से बने हुए नौजवान। ये जो इक्वेशन की बात होती है कि भाई ऐसे ऐसे जाति से जा रहा है, वो समीकरण भी फिक्स नहीं है और वो भी बदलता रहता है। हमें लगता है कि हम लोगों को ये बात टूट रहा है, जो भी हमारी सीमा थी उस सीमा बदल गई है। और 20 के विधानसभा में भी, 24 के लोकसभा में भी आपको 24 के लोकसभा में फिर एक बार हम लोगों ने दक्षिण बिहार में मगध सब हम लोगों ने जीता। उसमें आपको दिखेगा। अब आप आरा जैसे लोकसभा हम लोग 24 में जीते, जो कहा जाता है कि ऊंची जातियों का बिल्कुल गढ़ है और वहाँ बहुत मजबूत मंत्री थे, सांसद थे आर के सिंह। तो किसी ने सोचा नहीं था कि आरा में भी आखिर इंडिया की सुदामा जब जीते तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले सांसद। तो चीजें तो इस बार हमारे कैंडिडेट में भी मेरे ख्याल से काफी विविधता थी। इसलिए मैं वो नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई स्ट्रक्चरली हम 5% से पीछे थे और इसलिए एकदम अनिवार्य था कि ऐसा ही होना था, ऐसा नहीं। एक रीजन ये दिया जाता है कि एक टेम्पो बना था वो अधिकार यात्रा से जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ था, लेकिन फिर बीच में एक गैप पड़ गया और फिर सीट शेयरिंग को लेकर एक बात खड़ा हो गया। फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया, न किया गया, इसको लेकर तो वो जो फेज था उसमें आपका टेम्पो बिगाड़ दिया और फिर वो उससे उभर नहीं पाए। लेकिन ये कुछ बातें जरूर है, जो मोमेंटम बना था वो मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसमें जरूर आप कैंपेन स्ट्रेटेजी की बात कर सकते हैं, या जब मुकेश सहनी के बारे में घोषणा हुई उस समय बात थी, साफ ये बात सामने आनी चाहिए कि दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हमारे कंसिडरेशन में है या होगा, लेकिन वो घोषणा ठीक से हो नहीं पाई। और उसी समय मेरे ख्याल से जो एमआईएम को जो एक जबरदस्त मिल गया मोमेंटम, वो उसी दिन से मिला और ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन का सवाल था। अब अजीब बात है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल मुस्लिम कम्युनिटी का था और इसीलिए एमआईएम को भी अपना ये कह सकते हैं कि उसको निश्चित तौर पर उसकी भी लेजिटिमेसी है, लेकिन उसका जो परिणाम निकला, परिणाम ये हुआ कि जब बीजेपी को इतना बहुमत मिल जाए, इस बार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बिहार में लोएस्ट मेरे ख्याल से सिर्फ 11 है। तो अगर आप 16% की आबादी मानते हैं तो उसमें 5% से भी कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये विडंबना है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होना चाहिए। इस जगह से जो शुरू हुआ उसका परिणाम ये निकला कि बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत, और उसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिस्ट में 101 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जेडीयू के 1 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। कुल मिलाकर के 11 में 10 इधर से है और 1 इधर से है। वजह ये भी देखते हैं कि एक जो एजेंडा महागठबंधन इंडिया जो लेकर चल रहा था कि जितनी भागीदारी हिस्सेदारी संख्या के आधार पर, वो जो एजेंडा था वो इस चुनाव में सुनाई ही नहीं दिया। संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने का, ये चर्चा गायब ही हो गई। चर्चा में बात थी, लेकिन इस तरह से फोकस में आना चाहिए था। जैसे अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग चार्टर लिया, जिस समय कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसी समय अलग से कार्यक्रम हुआ।
और वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में 2-3 सामाजिक न्याय समूह भी हुए, आरक्षण संकलन भी हुए। वो जो 65% आरक्षण जो बिहार का हथियार है और 9 शेड्यूल में नहीं आने के चलते वो नहीं मिला, ये सारे मुद्दे थे। अति पिछड़ी जातियों के लिए BSC ST या परसेंटेज एक्ट की तर्ज पर और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाने की बात थी। अति पिछड़ी जातियों के लिए पंचायती संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाने की भी बात थी। ये बातें तो थी, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारी बात खो गए। इन बातों को फोकस सही ढंग से क्या आपको वो मानते हैं कि चलिए कांग्रेस के पास तो संगठन नहीं, कैडर भी नहीं है, आरजेडी के पास कैडर है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन लेफ्ट के पास तो बहुत कमिटेड कैडर है, जान लगाकर चुनाव लड़ने वाले कैडर है। क्या वो लेफ्ट को क्यों ये झटका रहा है? क्या आपके सहयोगी लोगों की ट्रांसफर भी है इसलिए? नहीं, हम तो सबसे पहले अपने अंदर जानकारी हम लोग अपने से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से और खासकर माले से लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि जो भी आदमी तूफान है तो एक कम से कम एक ऑप्टिमम जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार, और ये 2010 वाली लगभग परिस्थिति को आ रही। सिवान और भोजपुर दो सबसे पहचान की चीजें हैं, दोनों जिलों में हम एक भी सीट जहाँ हम काफी सेफ समझते थे, वहाँ 95% चुनाव हमारे लीडर महबूब जी वो आ गए इस बार चुनाव, डिप्टी लीडर सत्यराम जी दरोड़ी से हार गए चुनाव। जो माले के विधायक दल के चर्चित जो नौजवान चेहरे थे उसमें संदीप जी भले जीत गए, लेकिन अजीत कुशवाहा जिला के गुंगाव से 2000 चुनाव हार गए, शिव प्रकाश जी चुनाव हार गए। निश्चित तौर पर हमारे लिए सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पे कुल मिलाकर के जो गठबंधन का प्रदर्शन कमजोर हुआ, जो गठबंधन में होते हैं उसका भी असर पड़ गया, वो हुआ है। फिर भी हम अपने अंदर ही उसको ठीक से और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों। हमने हमारे तमाम विधायकों ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, हम समझते हैं कि जनता का ये हक बनता है। तो राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही, ये दो चीजें लोकतंत्र में बेहद बुनियादी चीज है और वो गायब होती जा रही है, और हमने उसको स्थापित करने की भी कोशिश की। तो हमें तो जो फीडबैक मोटे तौर पर था हमारे विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्र में भी और मोटे तौर पर बतौर विधायक दल जो उनकी अपेक्षित भूमिका थी इसको लेके लोगों में बल्कि अप्रिशिएशन था। लेकिन रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो दिखा रहा है कि हम थोड़े वोट से करीब 6 सीट में 2 सीट हम लोग जीते और 4 सीट, एक तो 95, 3 और सीट जहाँ 3000 से कम वोट से कम। और जैसे हमने कहा कि इस बार के चुनाव में हमने देखा कि जो SIR का इम्पैक्ट वो लगभग आपको 15-20 हजार पीछे धके। तो जो आपके चुनाव आने पर तक पता चलता है कि किनका नाम है। इससे पहले आप संख्या को लेकर सोचते हैं, कुछ लोगों के बारे में पता है, लेकिन चुनाव के दिन ही पता चलता है कि SIR का क्या इम्पैक्ट हुआ टोटल, केवल आपकी पार्टी नहीं, SIR का बड़ा इम्पैक्ट। SIR में देखिए एक तो इम्पैक्ट ये हुआ कि नाम और लोगों में डर, एंजाइटी, आप उसको एक डर भी कह सकते हैं, लेकिन लोग वोट बचाने के लिए बाहर से चले आए वोट डालने के लिए। तो मान लीजिए जो डर पैदा, अब उस डर अगर हावी उसका क्या रिजल्ट, जैसे लोगों ने वोट के साथ तमाम और चीजों को जोड़ा, वोट चला जाएगा, राशन भी चला जाएगा, बिजली मिली है तो बोला कि वोट नहीं दोगे तो बिजली का कनेक्शन काट, 10,000 रुपए मिले हैं नहीं वोट दोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये जो डराया गया अपने वोट से लेकर के तमाम बेनिफिट से लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ये डर पैदा, तो डर का परिणाम ये भी हो सकता है कि भाई हमें तो कुल मिलाकर के पहले बचाव करना होगा, सरकार के साथ रहकर ही शायद हम बचाव कर सकते। ये देखना है कि SIR का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एक तो नंबर्स में हुआ है, इधर-उधर हुआ, SIR एक तरह से जैसे नोटबंदी डिसरप्टिव। तो नोटबंदी में तो लोगों को शुरू में कितना अच्छा लगा कि चलो
हम परेशान हैं, लेकिन शायद काले धन वाले हमसे ज्यादा परेशान। यहाँ तो लोगों को ये नहीं लग रहा था कि हाँ चलो किसी को लगा होगा कि भाई कोई घुसपैठी होगा, उसका नाम है। लेकिन यहाँ लोग परेशान तो हो रहे थे एनआरसी की तरह, फिर भी अपने वोट बचाने की चिंता। ये भी देखना होगा कि एक्चुअल कैसे कैसे है। सेकेंड इस बार दिखा कि बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड फेक वोटिंग, ऑर्गेनाइज्ड फॉल्स वोटिंग दरारी में, जहां सुनील पांडे उनका बेटा लड़ रहे थे, जीत भी गए, तो बड़े पैमाने पर कालाघाट से, रोहतास से वोटर लाए और वहां बस इतना ही है कि प्रोफाइल मैच करते हुए अगर महिला है तो महिला, पुरुष है तो एज ग्रुप देखते हुए, और वहां रेलवे से आधार कार्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है और लोग वोट डाल रहे हैं। कई जगह हमारे लोग उसको रोका, लेकिन कुछ ही जगह हम लोग रोक पाए। हम अगर 2-3 जगह रोक पाए, जिसका मतलब 5-7 जगह हम नहीं भी रोक पाए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस, फ्रॉड भी हुआ है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि वोट थेफ्ट, ये जो भी नतीजा आया है इसके लिए वोट चोरी जिम्मेदार। तो वोट चोरी को मैं मेरे ख्याल से कोई मिस्ट्री नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ वहां तो बाद में पता। बिहार में जो कुछ भी हुआ पूरा डंके की चोट पर इन्होंने करके दिखाया, एसआईआर कर दिया, उसको नाम दे दिया एसआईआर। अब करेंगे हम हर राज्य में करेंगे, हम वोटर लिस्ट में इस तरीके से नाम हटाएंगे, जुड़ेंगे, और पैसे भी बांटे गए, ये भी वोट खरीदना। तो ये रिश्वत जो है, चोरी और उसके साथ साथ घूसखोरी, दोनों भी एक तरीके से चोरी का ही एक पार्ट। तो तरह तरह के एंगल से तरीके से इसको किया गया है, इसका पूरा संपूर्ण खुलासा जरूरी है। और हमें लगता है कि जो इसका और भी चीजें देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे कैंपेन में विडंबना मैं समझता हूँ कि जो नीतीश कुमार जी, जो एक तरह से बहुत सक्रिय नहीं थे, वो इस तरह से चुनाव का एक तरीके से मुद्दा बन गए, और वो मैंने उनके लिए सहानुभूति, जहां एंटी इनकम्बेंसी सरकार के मुखिया के खिलाफ केंद्रित हो जाती है, वहां उनको लोग सरकार के मुखिया मान भी नहीं रहे। एक बेचारा एक नेता, पुराने हमारे नेता के साथ एक अन्याय हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो नीतीश जी को लेकर के जो इतनी ज्यादा चर्चा, और उस चर्चे का बेनिफिट मेरे ख्याल से जेडीयू को मिला, जेडीयू को बेनिफिट मिलने का मतलब बीजेपी को भी मिला। बीजेपी बनाम जेडीयू, ये जो बहुत एक तरह तरह के लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सब बेकार स्पेकुलेशन। और जेडीयू पार्टी में भी काफी इधर से उसको घेर लिया गया नीतीश जी को। तो वो कुल मिलाकर के बीजेपी की ये रणनीति काफी सफल रही कि नीतीश कुमार को मुद्दा बना दो चुनाव, ताकि नीतीश कुमार के पक्ष में विपक्ष में पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल बन जाए कि बाकी मुद्दे का और नीतीश जी के सहानुभूति में, समर्थन में चुनाव। तो आपने मल्टीपल इश्यूज बताए हैं इस चुनाव के रिजल्ट के लिए, इसमें ये जो वोट थेफ्ट है ये कितना प्रभावशाली, ये सबसे बड़ा फैक्टर है या वन ऑफ द नहीं, थेफ्ट मतलब एसआईआर को निश्चित तौर पर एक मानेंगे, एक मात्र तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो पैसे जो इस तरह से बांटे, वो तो दिखा है उसका इम्पैक्ट। और ये हम सब लोग समझ रहे थे इस बात को कि जहां 6,000 से कम कमाई पर इतने परिवार चल रहे हैं और 400 रुपए की पेंशन मिलते थे, वह अगर एंड वक्त पर अगर पेंशन को 1100 कर देते, उन महिलाओं के खाते में अगर 10,000 आप पहुंचा देते, तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट होना है। और इसको रोकने के लिए जिस लेवल पर महिलाओं के बीच में संगठन होना चाहिए, काम होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, कैंपेन होना चाहिए, वो तो निश्चित तौर पर, और उस तुलना में जो जीविका का नेटवर्क है उसका दुरुपयोग किया गया। और आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग का जो प्रेस नोट है उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा कि 90-90 हजार करके 1,80,000 जीविका को डिप्यूट किया गया इलेक्शन ड्यूटी में। मैंने पूछा कि ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी अगर आप कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेटर है, महिलाओं को घर से लाने, वोट दिलवाने, सिर्फ वोट दिलवाने की तो बात नहीं है। उनके साथ तो ये हुआ कि आपको फोटो खींच करके भी देना है, जो 10,000 मिला है और उसका रिकॉर्ड आपको करना है। कुल मिलाकर के तो ओपनली चुनाव को प्रभावित करने जीविका का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया। और रैली में महिलाओं को सभा में लाना, वोट में लाना, ये सब कुछ तो हुआ, ये दिखा आप लोगों के साथ। इसको आप वोट खरीदने
थेफ्ट में हमें लगता है कि इसको भी थेफ्ट ही मान लिया है। जो वोट आप अगर रिश्वत देकर के ले रहे हैं वो भी एक तरीके से चोरी ही है। आपने और भी बहुत सारे लोगों ने एक फैक्ट शेयर किया कि इतने 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे और वोट डाला 7 वोट डाला नहीं। जिस मतदाता के आधार पर चुनाव हुआ, फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो 7 करोड़ 45 लाख से। अभी चुनाव आयोग के पास इसका तकनीकी व्याख्या होगी। हमने तो किसी को रोका नहीं था, आपने क्यों नहीं जुड़वाया, लेकिन ये 10 दिन के अंदर छोटा सा टाइम वीडियो 10 दिन में 3.5 लाख 4.5 लाख लोगों का नाम जोड़ा, ये कोई मामूली बात नहीं। 3.5 से भी थोड़ा ज्यादा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तमाम बातें इस तरीके से हुआ है। इलेक्शन भी और मैं राष्ट्रीय राजनीति पे आता हूँ। ये महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है। लोग मान रहे हैं कि बिहार अगर जीता होता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में, तो ये आगे की राजनीति के लिए उसे बहुत शक्ति देता, हौसला देता। लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है और इंडिया गठबंधन इसकी वजह से और कमजोर और बढ़ सकता है। हमें देखिए, हमें इंडिया गठबंधन भी तो कोई बहुत स्थापित ऐसे गठबंधन, एक तरीके से सिचुएशन की डिमांड है और उस डिमांड को देखते हुए कई पार्टियां मिलकर के गठबंधन में बन रहा है। इसको हम एक वर्क इन प्रोग्रेस मानते हैं। ये कोई बहुत स्टेब्लिश्ड कोई गठबंधन अभी भी नहीं है। तो अगर यहाँ हम लोग जैसे यूपी में रिजल्ट हुआ, महाराष्ट्र में लोकसभा में जो रिजल्ट आया, अगर वो रिजल्ट रिपीट हो गया रहता विधानसभा मुश्किल नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन चलाया, नारा बिहार से उठा के कोई वोट चोरी करती। अगर हम लोग रोक पाते तो निश्चित तौर पर उससे प्रदेश में ऊर्जा, अब नहीं पाए, ऊर्जा को नहीं, लेकिन चिंता बढ़ी। तो मैं चिंता में और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं करता। जो चिंतित है वही तो लड़ेंगे, जो बिल्कुल बेखबर है, इत्मीनान है कि भाई बढ़िया चल रहा है देश, वो तो कुछ करेंगे। जो जिसके अंदर आज बिहार के चुनाव परिणाम देख करके जो लोग चौंक गए हैं, चिंतित हो गए हैं पूरे देश में, मैं मानता हूँ ये भी एक अच्छा फैक्टर है। लोग इसको लेकर परेशान होंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और लोगों को दिखेगा कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी को सिस्टमेटिकली खत्म किया जा रहा है कि वन पार्टी। नड्डा साहब जो कहते हैं कि देश में एक ही पार्टी राज करेगी, एक ही पार्टी सर्वाइव करेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें से भारतीय जनता पार्टी रहेगी चुनाव आयोग के कृपा से। और अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। तो ये जो पूरी बातें हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के विपरीत बातें हैं। तो हमें लगता है कि इससे देश में चिंताएं बढ़ रही है। कल यही चिंता से आपको एक्शन भी दिखे, इसी गठबंधन या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस संजीदगी की जरूरत होती है इस माहौल में लड़ने की और सड़क पर उतरने की, मुझे अभी नहीं देखा। बिल्कुल उसमें कमी है, क्या है, लर्निंग कर्व है। हम उम्मीद यही करेंगे कि लोग इससे सीखेंगे। कोई आखिरी चुनाव रहेगा और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं चुनाव में क्या रखा है, चुनाव छोड़ देना, मैं ऐसा मानता हूँ। भारत के डेमोक्रेसी में एसेंशियली इलेक्टोरल चुनाव के अलावा 365 दिन की डेमोक्रेसी होती है, लोगों की भागीदारी, नागरिक अधिकार वो बहुत कम है। तो चुनाव को ही लेकर के लोगों के में डेमोक्रेसी का एहसास होता है कि चुनाव करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डाल पा रहे हैं। चुनाव के मैदान को फ्रस्ट्रेशन में अगर हम चले जाएंगे बाहर, तो हमें नहीं लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि SIR का जिस तरह से शुरू हुआ था, तो इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना ही शुरू था। ये तो इस तरह से आपने उनको मौका ही दे दिया SIR करवाने का, और पूरे देश में कर रहे हैं। तो नहीं, हमें लगता है कि उल्टी बात भी अगर हम छोड़ देते तो हम बड़ी उल्टी बात है। हमने छोड़ दिया, मैदान खाली छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, तब तो क्या होगा, लड़ाई लड़ेगा, मैदान खाली हो गया। हमें लगता है कि दोनों बात होती है। हारने पर बहुत तरह तरह से लोग सोचने लगते हैं। तो सवाल है कि हमें अगर जीत पाए तो अच्छी बात थी, नहीं जीत पाए इस बार, तो हारने से भी उससे हमको सबक लेना चाहिए और दुगनी ताकत के साथ और ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, के बाद एक चुनौती अभी बंगाल है। बंगाल में चुनौती दोहरी है।
देखिए बंगाल में एक तो है कि भाजपा को ये पूरे बंगाल के लिए चुनौती है, लेकिन एक चुनौती और है, बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ भी काफी लोगों में नाराजगी है। तो कहीं बंगाल में उड़ीसा ना हो जाए अभी, और बंगाल में भी अभी जगन्नाथ जी पहुंच गए, वहां जय जगन्नाथ चलना शुरू हो गया है, मंदिर भी बना है। तो उड़ीसा वाला अगर हो गया, देखते देखते अचानक एक दिन नवीन पटनायक जी गायब से बीजेपी, हमें लगता है कि वहाँ टीएमसी है, ममता बनर्जी है, बीजेपी है, लोग इतना ही देख रहे हैं। तो वहाँ लेफ्ट को जल्दी और कांग्रेस को भी और पार्टियों को भी एक तीसरी ताकत बंगाल के लिए वो खड़ा करना चाहिए। बंगाल के लिए जो बाइनरी है, मेरे ख्याल से वो लॉन्ग टर्म में बहुत चलने वाला है। बंगाल में बीजेपी को रोकना भी जरूरी, और जल्द से जल्द तीसरी ताकत वामपंथ अपने कोई भी ताकत और पहचान जमीन उसको फिर से हासिल करे, ये बहुत कोई रोड मैप दिख रहा है आपको दुनिया का इस झटके के बाद? कुछ सबक सीखे होंगे, कुछ चर्चा तो शुरू हुई, हम देख सकते हैं कि दिल्ली में अपनी जाएंगे तो बातचीत हो रही है, अभी बातचीत शुरू हुई है, और सभी लोग अपने अपने अभी तो पार्टी के अंदर सोच रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सबके लिए चौंकाने वाली बात है। और हमें लगता है कि इसमें स्टैटिस्टिकल तो एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन हमें हमेशा पॉलिटिक्स में उसके पीछे नंबर्स अगर है, उसी आंकड़ों का खेल होता है, उसके पीछे समाज है, तो सोसाइटी का ही लेवल है, उसी में कुछ हो रहा है, तो उस पूरे सामाजिक जो सच है उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस तरह में जाना होता है। इसलिए ऊपर जो सिम्टम दिख रहा है सिर्फ उतना आप ना देखें, उसके पीछे गहराई में जाकर के और क्या है उसको भी देखें, और जो देख रहे हैं हमारा काम तो सिर्फ देखना और विश्लेषण करना नहीं है, इसमें वही मार्क्स में लौटना होता है। दुनिया की व्याख्या दार्शनिकों ने बहुत की है, सवाल है किसको बदलना। हमारे सामने भी वोट चोर गद्दी चोर अपना नारा दिया है, तो गद्दी से उनको उतारना ये काम भी तो हमारा ही है, नारा दिया है। तो सिर्फ चोरी पकड़ना, चोरी को उजागर करना, भंडाफोड़ करना ये हमारा काम नहीं हो सकता, ये एक काम का हिस्सा है। चोरों को गद्दी से उतारना, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा सब कुछ करना, ये भी होता है। मेरा एक आखिरी सवाल है बिहार से जुड़ा हुआ है, ये जो इस तरह का मैंडेट आ गया है उसके बाद आपको क्या लग रहा है? बीजेपी यहाँ एग्रेसिव होगी, बीजेपी की राजनीति और जो उसका एजेंडा है उसको और बल मिलेगा, और क्या नीतीश कुमार अभी तक जैसे कहा जाता है कि चेक करते रहे बीजेपी को, क्या कर पाएंगे खासतौर पर उनकी जो मानसिक बीमारी है इसकी? नीतीश जी देखिए बीजेपी को चेक करते रहे, ये नीतीश जी ने जरूर कहा था, लोगों में परसेप्शन था, उन्होंने कहा था कि हम 3C के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, जर्नलिज्म और करप्शन। मैंने तो कहा कि ये तीनों के साथ न सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉकटेल बना करके। तो बीजेपी की जो लगातार इतनी जबरदस्त ग्रोथ बिहार, इसके लिए भी तो नीतीश कुमार जी उनकी कृपा के बगैर कोई काम हो नहीं सकता था। तो हमें लगता है कि नीतीश जी कमजोर हुए हैं, और बीजेपी शायद इतना करेगी नीतीश जी को एक सम्मान के साथ अभी भी रखें, लेकिन नीतीश जी बीजेपी के शर्तों पर, नीतीश जी के शर्तों पर बीजेपी नहीं चले। और बीजेपी का सिर्फ बहुत कुछ दिख रहा है, एक तो बीजेपी का जो सामाजिक चेहरा है वो दिख रहा है, गुलाब चंद यादव ने किस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट अगर देख लेंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा, 101 में एक मुस्लिम, सबका साथ सबका विकास का नारा, ईबीसी ओबीसी की बातें, और वहां 101 में 49 और 16% अगर मुस्लिम आबादी है, वो अगर गायब है इस तरह से, तो 16% की आबादी करेक्ट जो ऊंची जाति होती है उनके लिए 49 और 16% में मुस्लिम की अवर कास्ट की, वैसे तो 10-10.5%। हाँ, उसको भी अब निकाल दीजिए बाउट करना, तो वो आपको दिख रहा है इतना ज्यादा 49-50%। इसलिए बीजेपी का जो चेहरा वो दिख रहा है। बीजेपी की जो अर्थनीति है वो भी इस चुनाव में हम लोग 10,000 को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो अदानी को जो 1,050 एकड़ जमीन, और अगर सरकार मुस्लिमों को जमीन दे रही है, उसका तो एक ही तर्क समझ में आ सकता है कि चलो आपको सस्ते में रियायती दर पर जमीन दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, आप हमें सस्ते में बिजली दो, आपको हम पानी दे रहे हैं, आपको हम इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आपको हम उसमें जमीन भी देंगे और आपसे महंगी बिजली भी खरीदेंगे।
जिसके बारे में आरके सिंह जी ने कहा कि भास्कर का घोटाला है और आज चुनाव में फाइनेंस निकाल दिया। तो ये भी बहुत बड़ा, अगर सच में कोई फ्रीबी यहाँ हुआ है, वो अदानी को 2050 एकड़ जमीन, और इसका मतलब बिहार को अब विकास के नाम पर अभी तक तो बस टर्मिनल, मेट्रो और ये दिखाया जा रहा था, अब अदानी जी भी आ गए, विकास का साइन बोर्ड अदानी का। बिहार के लिए बीजेपी के पूरे रिकॉर्डों में बीजेपी का कम्युनल कोलैबोरेशन का एजेंडा और बीजेपी का जो तरीके से हम उसको कहते हैं फ्यूडल रिस्टोरेशन, बिहार में फिर एक बार क्रूर किस्म के सामंती दबदबा, हिंसा, उसका माहौल और उसके काफी आहट सुनाई दे रही है। इसलिए बिहार के लिए बड़ा खतरा है और मुझे भरोसा है कि बिहार के लोग इसको महसूस करेंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए 10,000 और तमाम बातें कुछ समय के लिए पर्दा डाल दिया, लेकिन देर नहीं, लोग इसको समझेंगे। इसमें एक आखिरी सवाल है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बदलाव की इतनी बात हुई, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए वोट नहीं कर, यथास्थिति के लिए वोट डालते हैं। क्या सिर्फ ये घूसखोरी जो की गई, घूस खिलाई गई, क्या उसी ने उनकी बदलाव की चाहत को खत्म कर दी? और ये जरूर है, हो सकता है उनको बदलाव की जरूरत तो महसूस हो रही है, लेकिन अब बदलाव का कोई जैसे एजेंडा, रोजगार का सवाल तो आया, लेकिन उसको लेकर के जो शायद जितना मतलब चलना चाहिए, आंदोलन में जितना साथ मिलना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो बदलाव के जो लोग ताकते हैं, जैसे महिला, वो लगातार आंदोलन कर रही थी, उन आंदोलनों में कितना साथ मिलना चाहिए, अगर साथ मिलता तो आंदोलनों की और ताकत होती। तो हमें लगता है कि एक तरफ बदलाव का एजेंडा है, दूसरी तरफ बदलाव के लिए जो संघर्ष है, ये दोनों में कनेक्ट बहुत कमजोर है। ये कनेक्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिहार में जो विपक्षी गठबंधन है, उसको और ज्यादा आंदोलन आधारित और जन आधारित गठबंधन, उसी समझौता कुछ बातें करने से विपक्षी गठबंधन तो अगले चुनाव की 6 महीने पहले तक जाएगी। नहीं, हमें लगता है कि इस बार यही हम लोग के सामने चैलेंज है, ये ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। बिहार और पूरे देश लोग जगे हुए हैं, इसलिए हमने कहा कि जो चिंतित है, चिंता में तो कोई सो नहीं सकते, है ना, चिंता में बल्कि अपने बीच खड़ा होती है। हम लगता है कि लोग जगे रहेंगे, और जब जगे रहेंगे तो उसके तौर पर सोचेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी सीपीआई के नेता ब्रिटिश थी, जो बता रहे थे कि बिहार के चुनाव नतीजों का क्या मतलब है बिहार के लिए भी, राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, विपक्ष की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है, बिहार की राजनीति में इससे क्या असर आ सकते हैं, देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक पार्टी इस तरह से मजबूत होती जा रही है और बाकी को कमजोर करती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल भी, जो चुनाव को लूटा गया, चोरी किया गया, एसआईआर के जरिए, रिश्वत देकर, ये सब तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर और बात होनी चाहिए और जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.